हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल RN एजुकेशनल अकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। और सीटेट में भी इस समय हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो हम डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2015 का आज हम लेकर के आए हैं। 2015 का एक पार्ट जा चुका है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं पूरे, तो मैं 60 क्वेश्चन पूरे देती हूँ। बट ये जो 2015 का है इसमें का मैंने कल अपलोड किया था, तो 30 क्वेश्चन अपलोड किया था। और आज फिर उसके आगे हम देखेंगे 30 क्वेश्चन के आगे 31 क्वेश्चन से लेकर के 60 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2015 जूनियर लेवल 6 to 8 के लिए आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है। हम लोग 2011 से ले करके 14 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें कि साल भर में 2 बार होता है। तो सितंबर और फरवरी दोनों का हम देखते हुए अभी तक आए हैं। आज हम देखेंगे फरवरी का पेपर 2015 का पेपर का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। आई बटन पर देखिएगा, आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट ये पूरा हो जाने के बाद देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का पार्ट 2। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सब पार्ट 1 में हो चुका है। ठीक है, ये सब पार्ट 1 में हम पढ़ा चुके हैं। हम चलेंगे 30 क्वेश्चन से 60 तक। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप रिवाइज करते जाइएगा। 2 बार अगर 3 बार आप देख लेते हैं तो फिर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा और आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो वो क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। तो चलिए 31 से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन मीन्स केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले आप सर्कल कर लेंगे नहीं को। ठीक है, जिससे कि माइंड में ये रहे कि हमें नहीं नेगेटिव पॉइंट की तरफ जा करके ढूंढना है, क्या नहीं है। आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि और आंदोलन के उद्देश्य। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, पृष्ठभूमि और उद्देश्य, ये सभी किसी भी परिचर्चा के लिए अगर केस स्टडी करना है, सामाजिक आंदोलन को ही ले लीजिए या किसी भी चीज़ को, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड उसमें होती हैं। क्या नहीं होता है? तो आंदोलन के समाधान नहीं होंगे। पहला आंसर आपका हो जाएगा राइट। आंदोलन के समाधान क्यों नहीं? क्योंकि आप समझिएगा, देखिए आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, समस्याएं प्रॉब्लम्स जो हैं उनके क्षेत्र कौन कौन से, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी मिलेगी और पर्पस क्या रहा उसका, तो ये भी जानकारी मिलेगी। इन जानकारियों से, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी होने के बाद आप खुद कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आप खुद निकालो। इसलिए आंदोलन से के समाधान नहीं दिए होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है इन चीज़ों को देख करके, समझ करके, समस्या, पृष्ठभूमि और उसका उद्देश्य, इन सारी चीज़ों का कक्षा परिचर्चा में दिए जाने वाले प्रतीक अध्ययन जो कि स्टडी होता है, इसका प्रमुख तत्व तो यही चीज़ें हैं। समस्या है, पृष्ठभूमि है और उद्देश्य है। प्रमुख चीज़ अगर पूछे तो आपका समस्या हो जाएगा, पृष्ठभूमि हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। बट पूछा है नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो समाधान नहीं है, क्योंकि समाधान परिचर्चा के पश्चात छात्र द्वारा किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, इन तीनों चीज़ों को जानने के बाद छात्र द्वारा चर्चा परिचर्चा होगा, जिससे कि समाधान खुद ब खुद छात्र निकालेंगे। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है, क्योंकि वे क्यों प्रासंगिक है? ऑप्शन देखिएगा। अवधारणाओं में नए आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, याद करने को प्रोत्साहित करना और पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो अवधारणा में नए आयाम जोड़ते हैं और अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, याद करने को प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ पर भी दोस्तों याद करने की बात आ जाए ना, उसको तो पहले ही क्रॉस कर दिया करें कि याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए हमारी शिक्षा नहीं है। और पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि ये जूनियर लेवल का है। प्राइमरी लेवल का होता तो एक तरीके से हम आकर्षक की बात रखते। प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, इमेज वगैरह को देख करके आकर्षण बढ़ता है, जिससे कि वो पढ़ते हैं। बट ये जूनियर लेवल की है, तो यहाँ पे आप ज्ञान की, नॉलेज की, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हों आपके, इसलिए मानचित्रों में, मैप में आरेखों को यूज़ किया जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखिए, आयाम जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अवधारणाओं को स्पष्ट, जी हाँ, ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। देखिए बात हो रही है मानचित्रों में आरेखों की, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आरेख होते हैं, मैप में जो आरेख होते हैं। ठीक,
आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षा का आधार पत्र किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र पूछ रहा है। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो दोस्तों, विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा इजी करके देखिए, बताते हैं। ऐसे देखिए, जो वर्ड्स होते हैं ना सीटेट के, ये थोड़े से आप डेली यूज़ में तो लाते नहीं हो, इसलिए थोड़े से अटपटे से लगते हैं। विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, ये क्या है? देखिए, याद करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो प्रोत्साहित तो अच्छा वर्ड है, बट याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए आप नहीं करेंगे, ठीक है। विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी कोई बहुत फोकस वाली बात नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा यही। अब कैसे होगा? देखिए, सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है और पाठ्य पुस्तकों सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है, और शिक्षण का आधार पत्र विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करने पर बल देना मत क्यों? ये इसलिए क्योंकि छात्र जो है स्वयं विचारों को निर्मित कर सकेंगे, बना सकेंगे, अपने थॉट के अकॉर्डिंग सोच करके उसका निर्माण करेंगे। विचार उपजते हैं जब बच्चे सोचते हैं, तो दिमाग में निर्माण कर सकें और पक्षपातपूर्ण अभिव्यक्ति से बचें। यहाँ पे क्या है? विभिन्न मतों का सम्मान जब करेंगे तो पक्षपातपूर्ण अभिव्यक्ति से बचेंगे, ठीक है। यही चीज़ है। तो आप आई होप अब समझ पाए होंगे कि क्यों आधार पत्र किस पर बल देता है। आधार पत्र बल देता है बच्चों को जो है विभिन्न मतों का सम्मान करने पर, इसलिए क्योंकि छात्र जो है स्वयं विचारों को निर्मित करते हैं, सोचते हैं, विचार उपजते हैं उनके माइंड में, और वो पक्षपातपूर्ण अभिव्यक्ति से बचें, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि सोशल स्टडी में इंक्लूडेड है, बताइए। देखिए, भूगोल इतिहास और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें आ जाता है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये दोनों। तो आपका भूगोल इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र यही हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन में ये आपको सारे मिल जाएंगे, भूगोल इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चंस हैं सारे। पहला पार्ट जो गया था उसमें आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मिले होंगे 30 क्वेश्चन, बट अभी जो ये पार्ट है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। कुछ क्वेश्चन वैसे भी मिलेंगे आपको नॉलेज बेस्ड, बट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो समझ के करना है। एज अ टीचर, आप एक शिक्षक हो तो समझ के आपको करना है। आप अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे? बच्चे का हमेशा बच्चे को ध्यान में रख के करना होता है, कभी भी, चाहे प्राइमरी के हो चाहे जूनियर लेवल हो, उनके एज को माइंड करते हुए, उनके एज को देखते हुए, जैसे 6 to 8 का हो गया तो आप 11 से 14 ईयर तक के बच्चों को माइंड में रखेंगे, और वे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनका बेस्ट हो, भला हो, अच्छा हो, बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हुए आप आंसर्स लगाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के पाठ की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक, जो प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक है, मान लीजिए कि वो कठिन है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, वो हार्ड है, वो टफ लग रहा है बच्चों को, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा आप क्या करेंगे जिससे कि बच्चे, अब जो प्रस्तावित है वो तो है ही, बदला नहीं जा सकता, तो आप विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे, या फिर रटकर सीखने पर बल देंगे, या फिर प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, या प्रश्न उत्तर तकनीक या प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, रटकर सीखने पर बल हम बिल्कुल नहीं देंगे, तो ये तो आप पहले ही निकाल दिए। अब बताइए आप कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं इन तीनों में से? तो प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण, अगर शॉर्टकट आप लिखवा देंगे तो बच्चे का मतलब एक तरीके से रटना ही हुआ, कि शॉर्टकट आप लिखवा दिए, बच्चा याद कैसे करेगा? रटेगा याद तभी ना याद करेगा, और आपने पूरे विस्तृत पहलू को नहीं बताया, उसका मेन पॉइंट सिर्फ शॉर्टकट लिखवा दिया, तो शॉर्टकट नहीं जाएंगे दोस्तों। जो प्राइमरी से लेकर जूनियर तक का जो भी सफ़र होता है बच्चों के शिक्षा का, ज्ञान का, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ज्ञान देना है, शॉर्टकट में नहीं जाना है, तो ये भी नहीं होगा। और प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि बेहतर हो सकता है प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग, लेकिन ये बताइए कि प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो
आंसर को बच्चा समझेगा कैसे, याद करेगा तभी तो यहाँ पर भी हो गया वही चीज़, याद करना याद करना याद करना। इन तीनों में एक ही बात निकल कर आ रही है कि याद करवाएंगे बच्चे को, तभी ना आखिर बच्चा कैसे समझेगा। किसी भी तरीके से आप चाहे शॉर्टकट में लिखवाएं या फिर प्रश्नोत्तर तकनीकी का यूज़ करें, वाद विवाद या परिचर्चा नहीं कहा गया, यहाँ पे प्रश्नोत्तर कहा गया। तो इस तरीके से जब प्रश्नोत्तर तकनीक का यूज़ करेंगे तो ये भी याद करने वाली बात हो गई, रटने वाली बात हो गई। तो ये तीनों ही नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कैसे होगा समझिएगा, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। देखिए अब आप सोचेंगे सामग्रियां देने से क्या होगा। सामग्रियां बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं कि आप मान लीजिए कि जैसे बच्चों को कोई भी चीज़ टफ लग रहा है तो वो कैसे आसानी से सीख पाएंगे। तो उनसे रिलेटेड जो आपका प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक है इससे रिलेटेड आप जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उपलब्ध करा सकें। पूरक सामग्रियां का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कुछ भी उपयुक्त मिल हो आपके पास, जो मिल सके, जो भी आप पूरक सामग्रियों का प्रयोग कर सके उसे आपको यूज़ करना होगा। इससे क्या होगा, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की समझ आसानी से हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक समझ में नहीं आ रही है बट उसको समझाने के लिए कुछ चीज़ों से, उसमें क्या लेसन दिया है उस लेसन से रिलेटेड कुछ चीज़ आपके इर्द गिर्द मिलते हैं, तो आप उन चीज़ों को दिखाइए जिससे कि बच्चा समझ सके। और उन चीज़ों को देख कर बच्चा समझ पाएगा, अच्छा इसके बारे में बात हो रही है, ये चीज़ है, ये तो हमने देखा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। ऐतिहासिक फिल्में किस लिए उपयोगी हैं? व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, या फिर एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो दोस्तों देखिए तुरंत पहले ही समझ में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा कि विशेष सामाजिक संरचना। इतिहास क्या है? इतिहास एक विशेष सामाजिक संरचना ही है। विभिन्न आयामों का, उसमें जितने भी पार्ट आते हैं, एक फिल्म स्ट्रिप जब चलती है उसमें कई पार्ट आते हैं, तो विभिन्न आयामों का, सभी पार्टों का सजीव चित्रण होता है। एक तरीके से सजीव चित्रण होता है। क्या होता है? एक तरीके से सजीव चित्रण होता है फिल्मों के द्वारा। ठीक है, तो बाकी और सब पर ज़्यादा देख लीजिएगा। फिलहाल मुझे तो यही तुरंत दिखा, लेकिन आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, एक अच्छा मनोरंजन, आप प्राइमरी में नहीं है जूनियर में है, इतना ध्यान रखिएगा, मनोरंजन की चीज़ें जूनियर में लागू नहीं होंगी। इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, ठीक है आप यहाँ जा सकते हैं कल्पित कथा के रूप में, लेकिन यहाँ पे सजीव चित्रण है, ये समझिएगा। कल्पित कथा के रूप में आप कहानी स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चा कल्पना में जाएगा, तो वो हो सकता है। व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, किसी एक व्यक्तिगत समस्या पर तो ध्यान केंद्रित होगा नहीं। इतिहास में तो कई सारी चीज़ों की बात होती है, तो इतिहास है, इतिहास में बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिखा सकते हो। तो सबसे बेस्ट आपको यहाँ हो गया, पढ़ते ही समझ में आ जाता है दोस्तों। जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आप देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि देखिए एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण, फिल्म की बात कर रही है तो सजीव चित्रण। ऐतिहासिक का मतलब हो गया सामाजिक संरचना के विभिन्न आयाम। ये क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं उन्हीं वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर में दिया होता है, उसी को आपको समझना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? ऑप्शन है आपके, समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना और प्रतियोगिता का प्रोत्साहन करना। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य देखिए, समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना। अब क्या सिर्फ पहचान करना होगा, सोचिए आप खुद। और ऑप्शन क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। सुधार लाने के लिए मूल्यांकन का मतलब क्या? हम मूल्यांकन जो करते हैं उससे अपना जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम और बेस्ट कर सकें, उसमें हम और बेहतर उसको बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ये सोच सकें। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना ही सबसे बेस्ट होगा। देख लेते हैं, बच्चों को श्रेणियों में बांटना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को श्रेणियों में बांटने के लिए मूल्यांकन नहीं करते हैं कि कुछ बच्चे तेज़ हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, तो उनको हम 2 पार्ट में कर दें। ये कमज़ोर बच्चे हैं, उनको इंगित करना बिल्कुल गलत है। प्रतियोगिता का प्रोत्साहन करना, प्रतियोगिता का प्रोत्साहन तो ठीक है, बट इससे इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। मूल्यांकन करना इसलिए क्योंकि प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करें। किसको प्रोत्साहित करें? मूल्यांकन करके वो बच्चे जो हाई मार्क्स लाए हैं या जो बेहतर हैं उनको आप प्रोत्साहित करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थियों समस्याओं की पहचान करना, ये भी सही है। समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान आप करेंगे
लेकिन सिर्फ और सिर्फ समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाएंगे कि वो बालक जिनमें समस्या है वो अगर नहीं सीख पाए तो कैसे सीख पाएंगे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ज़्यादा हो गया है तो चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में आपका जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सिखाने का जो भी सिखाने की जो भी शिक्षण क्रिया है, उस प्रोसेस में आप सुधार लाएंगे, उसको और बेस्ट करेंगे आप। ठीक है, तो मूल्यांकन का यही पर्पज़ होता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम मूल्यांकन का पर्पज़ आप समझ चुके हैं कि मतलब जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी मूल्यांकन का मतलब क्या, ये समझ सके कि हमने जैसे भी पढ़ाया, जो भी हमारा तरीका था, हमने तो अपना बेस्ट दिया, बट उसके फलस्वरूप मिला क्या, आवश्यकता अनुसार क्या वो हमने जो किया हमारा शिक्षण कितना सफल रहा, इसलिए होता है मूल्यांकन, कितना सफल रहा। और अगर कुछ कमी रह गई, नहीं सफल हो पाया, तो अपने शिक्षा प्रक्रिया में हम सुधार करेंगे, यही तो होता है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे बेहतर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, एक क्षेत्र में इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए। विभिन्न काल विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए, वर्तमान की भूतकाल की समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहिए, विभिन्न शासकों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालना चाहिए, या अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों याद करने के लिए जहाँ भी प्रोत्साहित किया जाए उसको आप कट कर दिया करिए। आई होप अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ों को हमें नेगेटिविटी समझनी है, नकारात्मकता और सकारात्मकता को, तो क्या गलत है जिसे हमें नहीं करना है। तो ये याद करना, प्रोत्साहित करना, रट्टा मारना, ग्रेड देना और विभक्त करना, वर्गीकृत करना, बांटना बच्चों को, ये सब कुछ गलत हो जाता है। तो इसको तो हम तुरंत निकाल देंगे। पहले विभिन्न शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, वर्तमान की भूतकाल की समस्याओं पर प्रकाश डालना और विभिन्न कालावधियों में समानताओं पर परिवर्तन प्रकाश डालना। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा विभिन्न काल विधियों में समस्याओं व परिवर्तन पर प्रकाश डालना। आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न काल विधियों में समस्याओं तथा परिवर्तन पर प्रकाश डालना। ठीक, आगे चलेंगे। कोई कंफ्यूजन? देखिए, एक क्षेत्र में इतिहास के पाठ को शिक्षक ब, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये सिर्फ इंगित किया गया है कि कोई टीचर का नाम ब एक तरीके से कह दिया गया है। ब का मतलब ये नहीं सोचिएगा आप कि ये क्या कह रहा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा कि एक क्षेत्र में इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही हैं। कोई शिक्षक है जिसको कि जैसे हम मैथ करते हैं तो रेखा ए और बी रख देते हैं ना, अ और ब रख देते हैं ना, तो उसी तरीके से बस एक पर्टिकुलर बस कोई नाम रखा गया है कि मान लीजिए ब से आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कोई भी टीचर का नाम मान लीजिए, तो उन्हीं की बात कर रही हैं कि किया जा रहा है कि आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए, मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जो कि जिसका नाम एक इंगित किया गया है ब करके। ठीक है, और कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। कक्षा कक्ष में बताइए, भेदभाव, पक्षपात और पूर्वाग्रह, इसे दूर करना है। कैसे दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे बताइए। मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके। देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए व्याख्यान ये भी आपका नेगेटिव में ही जाएगा। व्याख्यान से बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं। व्याख्यान मीन्स क्या, भाषण, एक स्पीच दे करके चले गए हम, तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। संविधान के आमुख को प्रदान करके, जी नहीं, संविधान का आमुख प्रदान करने से भी भेदभाव और पूर्वाग्रह और पक्षपात को आप दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। जी नहीं, ये भी नहीं है कि उनकी बातों पर आप ध्यान न दें और आप ये सोचें कि एक न एक दिन बच्चे छोड़ ही देंगे। तो इस तरीके से तो आप कुछ भी नहीं करेंगे कि आप ये सोच लें एक न एक दिन बच्चा सीख ही जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक निष्क्रिय क्रिया हो गई। आपको विद्यालय में बच्चों को सक्रिय रखना है, खुद भी सक्रिय रहना है और क्रियात्मक तरीके से हर चीज़ों को सिखाना है। तो देखिए अगला ऑप्शन क्या है, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। देखिए दोस्तों, चर्चा परिचर्चा जहाँ भी आए आप समझ जाइए, बस आपका आंसर यहीं से मिलने वाला है। तो आप उस पार्ट को पढ़ें अच्छे से। अगर उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दी गई है तो आपका सबसे बेस्ट वही हो जाएगा। चर्चा परिचर्चा, प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि सामाजिक वास्तविकता जो है उसके आयामों कई पार्ट हैं, कई भाग हैं। उसके कई भागों में अगर चर्चा परिचर्चा करेंगे तो चर्चा करने से होगा क्या कि जो प्रॉब्लम है, पक्षपात क्यों होता है, क्यों पक्षपात किया जा रहा है, भेदभाव क्या है, कैसे भेदभाव होता है, और पूर्वाग्रहों
को इन सबको दूर करने के लिए उस पर बात करनी होगी, एक डिबेट करना होगा। तो जब बच्चों के साथ बात करेंगे तो कई बच्चे अपना राय देंगे, टीचर्स अपनी बात रखेंगे, उनसे क्या होता है एक निष्कर्ष निकलता है, रियलिटी पहले आती है कि है क्या चीज़, बच्चे जान पाते हैं, जानने के बाद अपनी राय देते हैं। क्योंकि 8 तक पहुंचने के बाद बच्चे काफ़ी कुछ समझ जाते हैं समाज में रहते हुए कि हाँ क्या उचित है क्या अनुचित है, तो थोड़ा कुछ समझ जाते हैं। और 8 तक पढ़ाने के बाद अगर एक अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में, अच्छे परिवार के मार्गदर्शन में है, तो 8 तक की क्लास में बच्चे ये सब चीज़ें, भेदभाव, ये सब कुछ, पक्षपात, ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं। और आप उसको बेहतर तरीके से बताएं कि ये उचित नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमें एक समानता का भाव दिखाना है, सब मिलकर के एक हैं, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं तो बच्चा समझ पाता है। और यही एक तरीका है बेहतर तरीके से समझाने का। आगे बढ़ेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन कब होता है? सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो देखिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी मूल्यांकन होगा, चाहे रचनात्मक मूल्यांकन हो या फिर कोई भी मूल्यांकन हो, अब एनसेप 2005 के अकॉर्डिंग मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए, न कि बाद में। सत्र के अंत में जैसे आपका होता था पहले एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम और फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम या थर्ड मंथ पे एग्ज़ाम होता था, तो इन सब चीज़ों को अब हटा दिया गया है। होता तो है, अब एग्ज़ाम होने चाहिए, बट मूल्यांकन की बात करें अगर, बात यहाँ है रचनात्मक मूल्यांकन की, तो इकाई के अंत में सिर्फ करने से और नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व ये सब करने से सबसे बेस्ट होता है कि आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करें। दौरान इट मीन्स होता है दोस्तों कि जैसे हम कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कोई भी लेसन उठाए, लेसन प्लान अपना बनाए हैं, उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बीच बीच में हम ये देखते जाएं, मूल्यांकन बच्चों का करते जाएं कि बच्चे, हम जितना भी सिखा रहे हैं उतना बच्चे सीखते जा रहे हैं या कहाँ कमी आ रही है, उसको हम फिर और बेहतर तरीके से कैसे सिखाएं। ठीक है, उसे एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर ऐसे करके उसे छोड़े ना, बच्चा भूल जाता है, साथ ही साथ करते चले। हमने सिखाया, बच्चे ने कितना सीखा उसको समझते चले। पढ़ाने के बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करके, बात करके, चर्चा पर चर्चा करके, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकता है। किस में हो सकता है सहायक? अगर बात किया जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र को, तो भूगोल और अर्थशास्त्र यहाँ पे सहायक हो जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में, जी हाँ सबसे बेस्ट है। संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना या बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। सिर्फ स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना नहीं, आपका देखिए फोर्थ आंसर एंड फर्स्ट आंसर में आप सोचेंगे और ये दोनों तो नहीं होगा, तो सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है भूगोल और अर्थशास्त्र। सो राइट आंसर इज द फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, साहित्य का महत्व, स्रोतों का महत्व और संस्कृति का सम्मान। यहाँ पे क्या है देखिए, अब आप हिस्ट्री में तो है नहीं, हिस्ट्री होती है, बीत चुकी है जो, उसे हिस्ट्री कहते हैं, जो अतीत है उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप सोच लीजिए, मान लीजिए आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप बताइए, बस इतने से ही आप सोच लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन को मत पढ़िए कि अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान है, तो कहाँ है ये शासनकाल? अतीत में था। अतीत में और कौन सा किसान है? हम किसान हैं। तो चाहे बच्चे किसान हैं, तो हमें क्या करना होगा? इमेजिनेशन करना होगा, हमें सोचना होगा, हमें अतीत में जाना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा, अपने कल्पनाओं को हिस्ट्री में ले जाना होगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि मान लो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन है और हम वहाँ के किसान हैं। और जब आप इमेजिनेशन करेंगे, फिर आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर, उसने जो कर लगाया है उसे हम नहीं चुका पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अब हिस्ट्री सामने नहीं आ सकती तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन बस कर सकते हैं। इसमें साहित्य के महत्व, स्रोतों और अतीत का सम्मान का कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप इमेजिनेशन करेंगे, कल्पनात्मक परत ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, कल्पनात्मक ये क्वेश्चन है, कल्पना में ले जाया जा रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे? कल्पना में जाएंगे और सोचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस चीज़ को जैसा कि मैंने बताया, समस्या का समाधान खोजने की बात की जा रही है जो कि अतीत में है, तो यह मात्र कल्पना के द्वारा ही संभव है। आप कल्पना करेंगे
तभी आप इस चीज़ को सोच पाएंगे। ठीक, पहला ही सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? पाठ्यपुस्तक का जो निर्माण किया है, जो निर्माता है, वो ऐसी रणनीति क्यों अपनाया है कि जब लेसन स्टार्ट होता है तो किसी भी एक लड़की या लड़के की बात होती है, ठीक है, यही कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों, ये क्यों अपनाया गया है? यह दिखाना है कि लड़के और लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, या बताना है कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, या फिर पाठ्य की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना है, या फिर विद्यार्थियों में पक्षपात, पूछताछ या खोज की भावना को विकसित करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक लड़की या लड़का के बारे में बात करने का मतलब ही यही हुआ। ये दिखाना तो कोई बात नहीं हुई कि इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं लड़की या लड़का, इसलिए उनका नाम दिया गया है। ये इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि किसी भी मतलब ये इतिहास जो है या फिर जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें लड़की या लड़का को लेकर के स्टोरी जो बनाई जाती है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये लगता है कि पूछताछ या खोज की भावना को विकसित करने के लिए स्टोरी बनाई जा रही है। स्टोरी कुछ ऐसे ही उन्हीं के इर्द गिर्द होता है कि बच्चे ने ऐसे कहा तो इतिहास के बारे में उस बच्चे ने बताया, और ऐसे करके कुछ होता है ना स्टोरी जो बनती है। तो वो विद्यार्थियों के पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करने के लिए लड़के या लड़कियों की बात स्टार्टिंग में ही उसमें डाली जाती है, बच्चों को ये लगे कि ये हमारे लिए है। ठीक, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान के भंडार के रूप में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? देखिए, ज्ञान के भंडार के रूप में आप सोचेंगे ज़रूर, लेकिन अंतिम वक्तव्य तो नहीं है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख देखिए, पांडुलिपियाँ और अभिलेख के बारे में आप पढ़े हैं। तो अभिलेख वो होते हैं जो शिलालेखों पर उकेरे गए होते हैं, दिखते हैं हमें। तो यहाँ पे याद करने योग्य, याद की बात आ गई तो इसे आप हटा दीजिए। अंतिम वक्तव्य नहीं है सामाजिक विज्ञान का पाठ्यपुस्तक आपके लिए। और आपका दृष्टिकोण होना क्या चाहिए? अवसर। देखिए दोस्तों, एक ऐसा वर्ड है, अगर उसमें नेगेटिविटी नहीं है, कहीं अगर नहीं का शब्द नहीं यूज़ किया गया है, तो आपके लिए अवसर एक बेस्ट ऑप्शन है, सही की तरफ आप जाएंगे। आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि आगामी पूछताछ, नेक्स्ट जो कुछ भी है उसका हम अवसर के रूप में हम लें। इस चीज़ों को, इस पाठ्यपुस्तकों को हम एक ज्ञान के एक अवसर के रूप में लें, ज्ञान के भंडार के रूप में। आगामी पूछताछ का मतलब ही हो गया ज्ञान, पूछताछ करके ज्ञान एक तरीके से इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आगामी प्रश्नों के पूछताछ के अवसर को बढ़ाया जाए, इसलिए आपका ये सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण, पाठ्य पुस्तकों के प्रति दृष्टिकोण आपका होना चाहिए कि आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में इसको लिया जाए, जिससे कि ज्ञान को बढ़ाया जाए। राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है बताइए। देखिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुलना करने की बात नहीं होगी। देखिए, बात समझिए यहाँ पे, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। वृत्त आरेख है क्या? वृत्त आरेख का मतलब वही होता है कि सबकी, ये जैसे है तो सबकी तुलना में किसी एक चीज़ को प्रदर्शित करना, कि यहाँ पे ये जो है मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है आरेख जो है। तो आपका समग्र, सभी की तुलना में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना वृत्त आरेख उपयोगी होता है इन चीज़ों में। आगे बढ़ेंगे, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। तो क्या होगा क्वेश्चन? देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त, मतलब क्या? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव में आ गई। उपयुक्त नहीं लिखा हुआ है, अनुपयुक्त लिखा हुआ है, समझिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, संक्रियात्मक मूल्यांकन, ग्रेड का निर्धारण करना, विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना, प्रस्तावित सत्र के अनंत में मूल्यांकन करना, अंत में मूल्यांकन करना, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना।
तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुपयुक्त पूछा गया है। तो दोस्तों ये और ये सभी तो उपयुक्त लग रहे हैं। ग्रेड का निर्धारण, हमने जहाँ बताया ग्रेड, ये चीज़ें जो होती हैं ना नेगेटिविटी दर्शाती हैं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए सारांशीकरण करना, सारांश सीखने के लिए बच्चों को बता सकते हैं आप। प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन भी करना है, और ये सारी चीज़ें तो सही हैं। अनुपयुक्त क्या है? मूल्यांकन संक्रिया में संक्रियात्मक मूल्यांकन में अनुपयुक्त क्या है? ग्रेड निर्धारण करना। ये सभी चीज़ें ठीक है। सबसे बेहतर तो आपका होगा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, ये सबसे बेस्ट होगा। लेकिन क्या उपयुक्त है पूछा जाता तो हम डी ऑप्शन पर जाते, बट ये सब भी आपकी शिक्षा प्रक्रिया का अंग हैं। सारांशीकरण करना और मूल्यांकन करना, बट ग्रेड निर्धारण करना ये अनुपयुक्त है, ये उचित नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है संक्रियात्मक मूल्यांकन के लिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण प्रगति का, ये तो संपूर्ण प्रगति का आकलन करने के लिए संक्रियात्मक मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। संक्रियात्मक मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त होता है किस लिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन करने में। ये पहला, ये वाला सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर पूछता है कि कौन सा सबसे बेस्ट होगा, तो यहाँ पे अनुपयुक्त पूछा गया है तो आंसर आपका ये होगा। अनुपयुक्त पूछा गया तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि क्या दिखाया जा सकता है? इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सके। जी हाँ, आपका पहला ही राइट हो जाएगा। इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सके, इसलिए प्रोजेक्ट किए जाते हैं कि इनका विश्लेषण हम करें और इनकी जो विशेषताएं हैं और जो भी कुछ चुनौतियां हैं उसे हम पहचान सकें। ठीक है, संस्थाओं जैसे वैसे स्वीकार करना, ये तो क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो गई, जैसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, और जैसे पाठ्य पुस्तकों में है वर्णित उसी प्रकार के हैं, ये संस्थान प्रभावशाली नहीं है, ये सब नहीं होगा। आपका पहला ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा, देखिए मुश्किल तो आप हटा देंगे, पक्षपातपूर्ण भी हटा देंगे। अब इसमें और इसमें आप सोचेंगे कि क्या होगा। तो दोस्तों, प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करना आपको लग सकता है, आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन समझिएगा कि प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करना एक तरीके से क्या होता है? एक तरीके से भाषण जैसा, स्पीच जैसा हो जाएगा ना। समूह को प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं तो मतलब एक भाषण दे रहे हैं, तो भाषण को हम नेगेटिव पॉइंट में रखते हैं। ठीक, तटस्थ और संवेदनशीलता, किसी भी चीज़ के लिए तटस्थ रहना मतलब आगे रहना, तत्पर रहना, और संवेदनशीलता समझना। संवेदनशीलता का मतलब हो गया समझना, उसे फीलिंग्स ऐसी हो कि हम जो भी बात हो उसको समझ सकें। तो सबसे बेस्ट वर्ड्स हैं ये, जो कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा आपकी तटस्थ होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए। ठीक है, यही आपका सही होगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए, ताकि कक्षा में उपस्थित सभी वर्ग एवं समुदाय के छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। ऐसी संवेदनशील भाषा होनी चाहिए कि जिस तरीके के भी बच्चे हैं सभी को आसानी से समझ में आ सके, और किसी प्रकार द्वेषपूर्ण भावना उसमें विकसित न हो, किसी भी प्रकार का द्वेषपूर्ण भावना विकसित न हो। तटस्थ और संवेदनशील, इन सभी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़िएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए विस्तृत रूप से याद करने पर बल। ओ माय गॉड, याद करने पर बल नहीं होगा, लेकिन बार बार देता है तो आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस बन जा रही है। केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, जी हाँ, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं, ये भी गलत हो गया। देखिए दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी केवल वर्ड है उसे भी आप नेगेटिव में रखेंगे। नकारात्मक शब्द होते हैं ये, केवल, मात्र, ही, सिर्फ यही करना, तो ऐसे शब्द जो होते हैं नकारात्मक होते हैं, तो उनको हम नहीं करेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हम सर्कल कर लें कि नेगेटिव नहीं पर हमको ध्यान देना है। तो आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त से संबंधित मामलों में संसद को मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। हमारी व्यवस्था के संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं
क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो सभी सही है दोस्तों, आप जैसा कि समझ पा रहे हो सभी सही है। आपका क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो यही हो जाएगा। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, ऐसा गलत है। संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए शुरू हुआ था। अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के मताधिकार के लिए। यहाँ देखिए वही बात है, पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। फिर अफ्रीकी अमेरिकी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए। देखिए जब कोई क्वेश्चन है वो संकुचित अर्थ में है, अर्थ वही निकल के आ रहा है बट संकुचित है, बात वही है लेकिन सिर्फ महिलाओं की बात है, यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की मांग है, यहाँ पे सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों की मांग है। तो क्यों ना हम उस पर जाए जिसमें सभी हों। तो देखिए सभी अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। तो सबसे बेस्ट आपका ये हो गया। इन चीज़ों को उसी का एक पार्ट बना दिया गया है, सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो बांटना नहीं है, वर्गीकृत नहीं करना है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही मताधिकार नहीं बल्कि सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए ये अधिकार जो है, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए जान लीजिए कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। नोट कीजिएगा 1955 से 1968 के बीच हुआ था। 1955 से 1968 के बीच हुआ था नागरिक अधिकार आंदोलन। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 से 1968 के बीच हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत सभी अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों को महत्व, भौतिक संसाधन का महत्व, मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग या जनसंख्या का वितरण, क्या होगा यहाँ पे? देखिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मानव संसाधन के अध्यापन के समय बात की जा रही है, तो संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। मानव संसाधन के अध्ययन के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहिए कि संसाधन के रूप में लोगों का कितना महत्व है। संसाधन के रूप में लोगों का कितना महत्व है, संसाधन को किस प्रकार उपयोग करें कि उनका क्षरण कम हो तथा संसाधनों का नियोजन अच्छे तरीके से हो सके। तो लोगों का महत्व ज़्यादा है इसमें, जिससे कि किस प्रकार हम उपयोग करें कि उसका क्षरण कम से कम हो और नियोजन अच्छे तरीके से हो सके, ये समझाने के लिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों को। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन सर्कल कर लीजिए दोस्तों। और न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्यों सरकारों के बीच नहीं। कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन बड़ा होता है वहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के पढ़ना होगा, और पढ़ करके आप पॉलिटिक्स में न्यायपालिका के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को समझेंगे। किस ऑप्शन में ये चीज़ आ सकता है, कौन सा गलत है पूछा है तो कौन सा सही है, आप इसे निकाल लें। ठीक है, कौन सा गलत है ढूंढने के लिए हम सही पर विचार करेंगे कि सही क्या है। उसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा गलत जो होगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। देखिए बताना चाहेंगे आपको कि न्यायपालिका की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ध्यान देंगे
और नोट कीजिएगा, न्यायपालिका संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को रद्द करने का अधिकार रखती है। न्यायपालिका की बात हो रही है, तो संसद द्वारा पारित सभी कानून, किसी भी तरीके के कानून हो, न्यायपालिका रद्द करने का अधिकार रखती है। ये आपका पहला सही हो जाएगा। और नागरिकों में मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है न्यायपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका नागरिक, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार रखती है। अतः विकल्प आपका यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा उसमें आपका यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा सही। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, तो ये चीज़ गलत है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु देखिए, परंतु दो राज्यों सरकारों के बीच नहीं। बट यहाँ क्या दिया गया है, आप इसे यहाँ जानते हैं कि न्यायपालिका जो होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार रखती है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन की यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, तो नेगेटिव ही ढूंढना है हमको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आती है? यहाँ पर भी नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है? जमीन को बेचने के संबंधित विवाद, या फिर जमीन बेचने से संबंधित विवाद, बच्चों को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, या तलाक का केस फाइल करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुद्दा तो बनता है, बट लेकिन है कौन सा, यहाँ देखना है दीवानी और जो सिविल होता है, दीवानी कानून के दायरे में ये दहेज प्रथा, दहेज के लिए महिला को परेशान करना नहीं आता है, बल्कि ज़मीन और बच्चों को रखने का दावा, तलाक केस फाइल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये कानूनी दायरा जो है ये दीवानी में नहीं आता है, ये फौजदारी के अंतर्गत आता है। फौजदारी कानून के तहत आता है आपका दहेज मामला, ठीक है, नोट कीजिएगा। बाकी सभी सिविल दीवानी में आते हैं, बट ये थर्ड ऑप्शन दहेज के लिए आपका ये फौजदारी में आता है। संवैधानिक उपचार या अधिकार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आप पढ़िएगा, देखेंगे, आप सी ऑप्शन पर जाएंगे कि सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है। बिल्कुल है, यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है तो वो जा सकते हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी दोस्तों। बाकी सभी नहीं सही है, तो आप यहाँ पर सी आंसर पर जाएंगे। विधानसभा के सदस्य लोगों मतलब जनता द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की, सदस्य की बात हो रही है, तो सदस्य जो होते हैं जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। आप ये जान रहे हैं, ये फैक्ट आंसर है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स, तो आप जानते हैं विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है ये तो फैक्ट सब लोग बता लेते हैं, बट क्या नहीं है उसमें से अलग करना होता है। गाँव के लिए लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है और गाँव की बुनियादी सुविधाओं को इकट्ठा का निर्माण और रखरखाव और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। क्या पूछ रहा है कि नहीं है? किसका? ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत के बारे में विचार कीजिए, ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, तो ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। ये जो बात है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये यहाँ पर ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है कि वो पंचायत सचिव को चुने। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को नहीं चुनती है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। सचिव की नियुक्ति, जो ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति होती है, वो राज्य सरकार द्वारा होती है। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? बी ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, जबकि सचिव को ग्राम पंचायत नहीं चुनती है। सचिव को जो है कहाँ थे हम? ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी ना? हाँ, तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर कि ग्राम पंचायत जो है बाकी सब काम करती है, रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करेगी, बुनियादी सुविधाओं को इकट्ठा और रखरखाव करेगी, स्थानीय कर लगाना जो भी होगा इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। बट ये जो है सचिव को चुनना, ये जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन।
गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, गठबंधन सरकार से क्या मतलब है? गठबंधन सरकार का मतलब हो गया आपका यहाँ पे चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन तो है। गठबंधन मीन्स क्या? दो या दो से अधिक सत्ता के बीच साझेदारी करना, यही हो जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी नहीं, सरकार राज्य सरकार तथा पंचायती राज्य संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी नहीं, केंद्र और राज्य जी नहीं। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही। गठबंधन मीन्स होता यही है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी अर्थात दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे आर्टिकल 22 की बात हो रही है। इसमें पुलिस हिरासत में दिए गए पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, यही है जो कि मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। बाकी चीज़ें, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है, बिल्कुल है। और गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। जी बिल्कुल, आप समझ पाएंगे, इन सब चीज़ों का अधिकार है। क्वेश्चन की फॉर्म थी नेगेटिव, तो आपका पहला सही हो जाएगा कि ये आपका पहला, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो जंगलों के विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तवा, देखिए तवा मत्स्य संघ दिया गया है। तवा मत्स्य संघ, ये जो है मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। ठीक है, तो ये जो है किसका एक संघ है? मछुआरों सहकारी समितियों का एक संघ है। कहाँ का है? तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो बताइए कहाँ का होगा? तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो कि, जी हाँ, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये संघ जो है जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं। ये संघ जो है जंगलों से विस्थापित, जंगलों से हटाए गए, जंगल से दूसरे जगह इनको स्थापित किया गया है, तो विस्थापित हटाए गए निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तवा मत्स्य संघ जो है मध्य प्रदेश में है। ये जंगल से निष्कासित विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 2015 का पार्ट 2 जूनियर लेवल का CTET का 2015 का ये दूसरा पार्ट भी पूरा हुआ, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। तो 30 करके हमने कवर किया है, ये भी पूरा हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। 2015 भी हो गया, अब 2016 का क्वेश्चन लाएंगे। नहीं सॉरी दोस्तों, 2015 में अभी आपका फरवरी का हुआ है, अभी हम सितंबर का लेके आएंगे, क्योंकि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे साथ बने रहेंगे तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसी तरीके से प्रैक्टिस बनाए रहेंगे दोस्तों, तो आप अपने क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पे काफ़ी बेस्ट करेंगे। तो दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे भी मोटिवेशन बना रहे, हमें भी देख के लगे कि हाँ इतने व्यू हैं, बढ़ रहे हैं। तो फिर ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में 2015 का सितंबर का हम देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।